नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह लेकर आते हैं हम आपके लिए अखबार की सुर्खियों वाला हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है मुरादनगर में शमशान घाट पर गए लोगों पर छत गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में रविवार को एक शमशान घाट पर छत ढह जाने से 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 15 अन्य लोग घायल हो गए। ये सभी लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, पुलिस ने यह जानकारी दी। मुरादनगर के गांव उखराल से स्थित शमशान घाट में गैलरी की छत गिरने से यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा शोक जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ITS कॉलेज में मुरादनगर में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें, गंभीर रूप से घायल 2 मरीजों को MMG अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक मुरादनगर की डिफेंस कॉलोनी के निवासी जयराम की बीमारी की वजह से शनिवार रात मृत्यु हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार में 100 से लोग शामिल हुए थे। अंतिम संस्कार के दौरान गायत्री मंत्र के साथ हो रही अंतिम प्रक्रिया चल रही थी। सभी लोग शमशान घाट स्थल पर शांति पाठ कर रहे थे। इसी दौरान एक तरफ की जमीन धंस गई, परिणाम स्वरूप दीवार नीचे बैठ गई और छत ढह गई। घटना के साथ ही चीख पुकार की स्थिति मच गई। इसके साथ ही मुरादनगर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद फायर ब्रिगेड व NDRF टीम को मौके पर बुलाया गया। राहत कार्य में लगे लोगों ने क्रेन की मदद से गिरे लेंटर का मलबा हटाया और हादसे में घायल लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 23 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर SDM आदित्य प्रजापति, विधायक अजीत पाल त्यागी, जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे, SSP कलनिधि रेवानी, तहसीलदार उमाकांत तिवारी पहुंच गए। इनके बाद मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम, IG प्रवीण कुमार समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और बहुत से कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडलायुक्त मेरठ व ADG मेरठ जोन को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक शमशान घाट में निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार के खिलाफ FIR की तैयारी शुरू कर दी गई है। उधर शासन ने भी रिपोर्ट तलब की है। ग्रामीणों के अनुसार उस वक्त लेंटर करीब 2 माह पूर्व ही डाला गया था। इस हादसे ने सरकारी निर्माण में व्यक्त भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की पोल खोल दिया। बसपा के पूर्व विधायक वहाब चौधरी, रालोद के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा और आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव नवाब सोनी, कांग्रेस के सुनील शर्मा मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के सांसद VK सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय भाजपा विधायक अतुल गर्ग ने यहां सरकारी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें, औषधि नियंत्रक की कोविशील्ड व कोवैक्सीन को मिली मंजूरी। भारत के औषधि नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेश में विकसित टीके कोवैक्सीन के देश में सीमित आपात इस्तेमाल को रविवार को मंजूरी दे दी है। इससे व्यापक टीकाकरण अभियान का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 संबंधी विषय विशेषज्ञ समिति के आधार पर भारत के औषधि महानियंत्रक ने यहां मंजूरी प्रदान की है। DCGI डॉक्टर VG सोमानी ने कहा,
CDSCO ने पर्याप्त अध्ययन के बाद विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है। मेसर्स सीरम और मेसर्स भारत बायोटेक के टीकों के आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में भारत में कम से कम 2 टीकों के जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं आपको बता दें, स्वदेशी टीकों को लेकर कांग्रेस और भाजपा में ठन। भारत बायोटेक के स्वदेश में निर्मित कोविड-19 टीके की मंजूरी को लेकर कांग्रेस और भाजपा में ठन गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे अपरिपक्व बताते हुए कहा है कि यह कदम खतरनाक साबित हो सकता है। भाजपा नेताओं ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ फैला रहे हैं और इससे निहित स्वार्थी समूहों को फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस के आनंद शर्मा, शशि थरूर और जयराम रमेश समेत कई नेताओं ने भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके को सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने पर रविवार को चिंता जताई और कहा कि यह अपरिपक्व है और खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह कार्य जल्दबाजी में किया गया है और खतरनाक साबित हो सकता है। इसको लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हमने बार बार देखा है कि भारत जब कुछ सराहनीय सफलता हासिल करता है जो लोगों के लिए भले के लिए होता है, कांग्रेस उन उपलब्धियों का मजाक उड़ाने के लिए और उनका विरोध करने के लिए बेबुनियाद सिद्धांतों का इस्तेमाल करती है। वे जितना विरोध करेंगे उतना ही बेनकाब होंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 रोधी 2 टीकों के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने को कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की मुहिम को बल मिलेगा, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक के टीकों के कोरोना के नए रूप पर भी कोवैक्सीन कारगर होगी, ऐसा कहा है। वहीं आपको बता दें कि 300 से ज्यादा सैलानियों को बचाया गया। अटल सुरंग के पास बर्फबारी में फंस गए थे ये सैलानी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बर्फबारी के बाद रोहतांग में अटल सुरंग के निकट फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह कुछ पर्यटक सुरंग पार कर गए थे, लेकिन शाम को उन्हें बर्फबारी की वजह से लाहौल में रुकने की कोई जगह नहीं मिली और फिर मनाली लौटने के दौरान वे रास्ते में फंस गए। बर्फ के फाहों में नाचना सैकड़ों पर्यटकों पर भारी पड़ा। शनिवार सुबह ही सैकड़ों गाड़ियां अटल सुरंग पार कर शीत मरुस्थल सिस्सू पहुंच गई थी। बर्फबारी अधिक होती देख लाहौल स्पीति प्रशासन ने पर्यटक वाहनों को वापस भेजना शुरू कर दिया। सिंह ने बताया कि लाहौल स्पीति पुलिस ने कुल्लू पुलिस के साथ तालमेल बैठाकर पर्यटकों को वहां से निकालने के लिए शाम को सुरंग से वाहनों को भेजा, लेकिन ये वाहन बर्फ और फिसलन भरी सड़क होने की वजह से रास्ते में ही फंस गए। वहीं आपको बता दें, रोहतांग की अटल सुरंग में एक पुलिसकर्मी व सीमा सड़क संगठन के कुछ कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को कथित रूप से पीटे जाने का वीडियो वायरल हुआ है और उसके लिए जांच का आदेश दिया गया है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में मंदिर पर हमले में 8 पुलिस अफसर निलंबित किए गए। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के सदस्यों के नेतृत्व में भीड़ द्वारा एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद रविवार को 8 पुलिस अफसरों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में करक जिले के टेरी गांव में एक भीड़ ने गत बुधवार को मंदिर के विस्तार कार्य में विरोध में उसमें तोड़फोड़ की थी और उसमें आग लगा दी। इस घटना के सिलसिले में दर्ज की गई प्राथमिकी में 8 पुलिस अफसरों को निलंबित कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों पर समर्थन मूल्य में आज किसानों और सरकार के बीच में वार्ता होगी। किसानों ने चेताया, ठोस नतीजा नहीं निकला तो बढ़ेगा टकराव। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच 8वें दौर की वार्ता सोमवार को होगी। इसमें मुख्य तौर पर नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी को कानूनी जामा पहनाने की किसानों की मांग को लेकर बातचीत होगी। वार्ता से पहले किसान संगठनों ने चेताया है कि ठोस नतीजा नहीं निकलने पर टकराव बढ़ेगा, वे आंदोलन और तेज करेंगे।
साथ ही आपको बता दें, हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित खेड़ा बॉर्डर व संगवाड़ी से किसानों के कुछ जत्थों ने दिल्ली कूच कर लिया और रेवाड़ी में किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंके गए। साथ ही आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि देश की आजादी के बिना कानूनों को बिना शर्त वापस लिया जाए। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 3 और किसानों की मौत हो गई है। एक किसान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, एक अन्य किसान बुखार से पीड़ित था। वहीं आपको बता दें, घाटी का बाकी देश से टूटा संपर्क, दिल्ली में ठिठुरे लोग। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2020-21 की सर्दियों की पहली भारी बरसात दर्ज की गई, जबकि कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी के बाद घाटी का देश के अन्य हिस्सों से सड़क और वायु संपर्क कट गया है। अनुमान है कि 5 से 6 जनवरी तक दिल्ली के सभी क्षेत्रों में इसी तरह के बारिश का मौसम बना रहेगा और रुक रुक कर वर्षा होती रहेगी। कुछ इलाकों में तेज गर्जना और ओलावृष्टि की भी संभावना है। 6 जनवरी से मौसम बदलेगा, बारिश भी बंद हो जाएगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 जनवरी से उत्तर से बर्फीली हवाएं दिल्ली पर अपना डेरा जमाएंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट होगी और शीतलहर का प्रकोप फिर से दिल्ली और एनसीआर के शहरों में लोगों को देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। बारिश की संभावना 6 जनवरी तक है। आगामी 24 घंटे में उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड तक अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी हिमपात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है। बारिश की वजह से कोहरा छट गया है। उधर दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी है। कई जगहों पर गरज वाले घने बादल छाए हुए हैं और तेज गर्जना के साथ रुक रुक कर वर्षा देखने को मिल रही है। बादल छाने और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने के चलते ही दिल्ली में दिन में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री और पालम में 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है और 3 जनवरी को दिल्ली के पालम में सामान्य से 4 डिग्री और 11.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उधर कश्मीर घाटी के ज्यादातर स्थानों पर रात में और कुछ स्थानों पर तड़की बर्फबारी शुरू हुई। उत्तरी कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मध्य व दक्षिणी कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में मध्यम बर्फबारी हुई। वहीं आपको बता दें, कार्यवाहक प्रधान बनी पाक की महिला, मामला दर्ज होगा। जिले में करीब 35 साल से अवैध रूप से रह रही पाकिस्तानी मूल की एक महिला फर्जी दस्तावेजों के सहारे कार्यवाहक प्रधान बन गई, लेकिन जांच में पोल खुलने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। एटा की जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने रविवार को बताया कि शिकायत मिली थी कि तहसील जलेसर के ग्राम गुदाऊ में पाकिस्तानी मूल की एक 65 वर्षीय महिला बानो बेगम पत्नी अशरत अली अवैध रूप से निवास कर रही है। फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बनवाकर वह न सिर्फ ग्राम पंचायत की सदस्य चुनी गई है, बल्कि प्रधान की अचानक मौत के बाद कार्यवाहक प्रधान भी चुन दी गई थी। साथ ही आपको बता दें, सिंधिया समर्थक 2 विधायकों को शिवराज सिंह ने बनाया मंत्री। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश में रविवार को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा नीति सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 2 विधायकों को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल के इस तीसरे विस्तार में तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को फिर से मंत्री बनाया गया। ये दोनों चौहान के मंत्रिमंडल में पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों को शपथ दिलाई। इन दोनों को पिछले साल 21 अप्रैल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, लेकिन तब वे विधायक नहीं थे।
इसके चलते उन्हें पिछले साल 3 नवंबर को हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से ठीक पहले संवैधानिक बाध्यता के कारण मंत्री के तौर पर 6 माह पूरे होने से एक दिन पहले इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले साल 3 नवंबर को हुए उपचुनाव में अपनी अपनी सीट जीतकर अब ये दोनों विधायक बने हैं, इसीलिए इन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के साथ पिछले साल मार्च में कमलनाथ की पूर्व सरकार गिराने वाले 22 बागियों में 11 बागियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। इनमें से अधिकांश सिंधिया के समर्थक नेता हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री चौहान, प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा एवं कई अन्य मंत्री मौजूद थे। कुल 230 सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्रिपरिषद में कुल 35 सदस्य हो सकते हैं। इन दो मंत्रियों का मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री चौहान सहित कुल 31 सदस्य हो गए हैं। पिछले साल 3 नवंबर को हुए उपचुनाव में भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीती थी, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिली। इससे 230 सदस्यों के सदन में भाजपा की सीटें बढ़कर 126 हो गई, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 96 पहुंच गई। इनके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा में बसपा के 2 विधायक, सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायक है। वही आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तोड़फोड़ या पथराव करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी सजा और नुकसान की वसूली करने के लिए जल्द ही बनाया जाएगा कानून। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि किसी भी पत्थरबाजों और सार्वजनिक या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों को सजा दिलाने के साथ साथ उनसे नुकसान की वसूली करने के लिए मध्य प्रदेश में जल्द ही सख्त कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और इस पर काम शुरू कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसी तरह का कड़ा कानून बनाकर लागू किया है। आदित्यनाथ ने यह कानून तब बनाया जब सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले लोगों ने अपने आंदोलन के दौरान वहां पर सार्वजनिक संपत्ति को भारी तादाद में नुकसान पहुंचाया। चौहान ने बताया कि पत्थरबाजी करने वाले कोई भी हो, ये समाज के दुश्मन है। इससे लोगों की जान भी जा सकती है। इससे भय और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मचती है और अव्यवस्था होती है। मध्य प्रदेश में कानून का राज रहेगा। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, अब हम सजा का प्रावधान करने के लिए कानून ला रहे हैं। चौहान ने कहा कि लेकिन केवल पत्थरबाजी नहीं, कई बार उत्पाती सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ किसी की व्यक्तिगत संपत्तियों को भी आग लगाकर या तोड़-फोड़ कर नुकसान पहुंचाते हैं। यह तो कतई अक्षम्य अपराध है। शांतिपूर्ण ढंग से कोई अपनी बात कहे तो लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है, लेकिन आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो, पत्थर चला दो, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। गौरतलब है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी 2021 तक मध्य प्रदेश में जन जन को जोड़कर निधि समर्पण के अंतर्गत राशि एकत्र की जानी है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि के आह्वान पर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में गांव-गांव में वाहनों के जरिए श्री राम यात्रा निकालकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग को 2020 में मिली 23,000 से ज्यादा शिकायतें। राष्ट्रीय महिला आयोग को 2020 में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा के संबंध में 23,722 शिकायतें मिली, जो कि पिछले 6 वर्षों में सबसे ज्यादा है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल शिकायतों में से 1/4 घरेलू हिंसा से जुड़ी थी। इसने बताया कि सबसे ज्यादा 11,872 शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिली। इसके बाद दिल्ली से 2,635, हरियाणा से 1,266 और महाराष्ट्र से 1,188 शिकायतें मिली। कुल 23,722 शिकायतों में 7,708 शिकायतें सम्मान के साथ जीने के प्रावधान से जुड़ी थी, जिसमें महिलाओं के भावनात्मक उत्पीड़न के मामले देखे जाते हैं। आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 5,294 शिकायतें घरेलू हिंसा से जुड़ी हैं।
आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि हो सकता है कि 2020 में आर्थिक असुरक्षा, तनाव बढ़ने, वित्तीय चिंताओं समेत अन्य चिंताओं और ऐसे में माता पिता परिवार की तरफ से भावनात्मक सहायता नहीं मिलने का परिणाम घरेलू हिंसा के रूप में निकला हो। उन्होंने एक बातचीत में कहा कि घर पति पत्नी दोनों के लिए कार्यस्थल और बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बन गया। ऐसी परिस्थितियों में महिलाएं एक ही स्थान से घर भी संभाल रही हैं और पेशेवर भी हैं, लेकिन महिलाओं के सामने इस साल की सबसे बड़ी चुनौती इन परिस्थितियों में तालमेल बिठाने की ही नहीं, बल्कि इस अप्रत्याशित स्थिति में आगे बढ़ने की भी है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2020 में मिली शिकायतें पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक है। इससे पहले 2014 में 33,906 शिकायतें मिली थी। कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच मार्च में आयोग को घरेलू हिंसा की बहुत अधिक शिकायतें मिली। पूर्णबंदी में महिलाएं घर में उत्पीड़न करने वालों के साथ ही जीने को मजबूर हो गई। यह सिलसिला मार्च में ही नहीं बल्कि अगले कुछ महीनों में बढ़ता ही गया और जुलाई में इस संबंध में 660 शिकायतें मिले। शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा की पीड़िताओं को उन लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा था जो इस तरह के समय में पहले उनका साथ देते थे। वहीं आपको बता दें, किसानों के साथ वार्ता से पहले तोमर ने राजनाथ सिंह से चर्चा की। केंद्र और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच अहम वार्ता से एक दिन पहले रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की और इस वर्तमान संकट के यथाशीघ्र समाधान के लिए सरकार की रणनीति पर चर्चा की। अधिकारियों के मुताबिक तोमर ने सिंह के साथ इस संकट के समाधान के लिए बीच का रास्ता ढूंढने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर चर्चा की। इससे पहले 1 जनवरी को तोमर ने कहा था कि सरकार 4 जनवरी को किसान संगठनों के साथ अगले दौर की बैठक में सकारात्मक नतीजे आने को लेकर आशान्वित है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया कि क्या 4 जनवरी को वार्ता का आखिरी दौर होगा। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा पक्के तौर पर नहीं कह सकता, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं आशान्वित हूं कि बैठक में जो भी निर्णय होगा वह देश और किसानों के हित में होगा। वहीं आपको बता दें, जायडस कैडिला के टीके के तीसरे परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने रविवार को कहा कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने जायडस कैडिला द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 के देश के पहले संभावित डीएनए टीके के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन ने संभावित टीके के लिए सहयोग प्रदान किया है। डीबीटी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ देश के पहले संभावित स्वदेश विकसित डीएनए टीके को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। जायडस कैडिला ने 1000 से अधिक प्रतिभागियों में इस संभावित डीएनए टीके के पहले और दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है और अंतरिम आंकड़े बताते हैं कि टीका सुरक्षित है। डीबीटी ने कहा कि अंतरिम आंकड़ों का अध्ययन करने वाली विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर डीसीजीआई ने 26,000 भारतीय प्रतिभागियों में तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए स्वीकृति दे दी है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में 424 नए मरीज मिले कोरोना वायरस के। राष्ट्रीय राजधानी रविवार को कोरोना संक्रमण के 424 नए मामले सामने आए, जो 7 माह से भी अधिक समय बाद अब तक की सबसे कम संख्या है। संक्रमण से 14 और लोगों की मौत हो गई और संक्रमण की दर 0.62% हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर में कुल मामलों की संख्या 6,26,000 से अधिक है, वहीं मृतकों की संख्या 10,585 हो गई है। दिल्ली में शनिवार को 494 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण की दर 0.73% रही। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को ट्वीट करके कहा था कि पिछले 11 दिन से संक्रमण की दर 1% से नीचे बनी हुई है और नए मामलों की संख्या 17 मई से सबसे कम है। 21 से 23 दिसंबर से प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की संख्या
1000 से नीचे है और 21 दिसंबर को 803 नए मामले सामने आए थे। 22 दिसंबर को 939 और 23 दिसंबर को 871 नए मामले सामने आए थे। हालांकि 24 दिसंबर को 1063 नए मामले सामने आए थे। फिर 25 दिसंबर को यह संख्या कम होकर 758 और फिर 26 दिसंबर को 655 हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना टीका लगाने के प्रोटोकॉल के बारे में बताया कि डीजीसीआई ने इसकी स्वीकृति दे दी है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रणी कर्मचारी और 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले एवं कोमॉर्बिडिटी मरीजों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में टीका लगाने के लिए दिल्ली में 500 से 600 केंद्र बनाए जाएंगे, जिनकी संख्या को समय के साथ 1000 तक कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या घटाने के बाद भी अभी 10,500 से 12,000 बिस्तर उपलब्ध है। जहां तक कोविड केंद्रों को बंद करने की बात है तो दिल्ली सरकार विशेषज्ञों के साथ मिलकर बड़ी सतर्कता और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रों की संख्या घटा रही है। डीजीसीआई द्वारा टीके को मिले मंजूरी से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा टीकों को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली सरकार टीकाकरण की पूरी व्यवस्था कर चुकी है। दिल्ली में 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी और 6 लाख अग्रणी कर्मचारी हैं। इन 9 लाख लोगों को टीका लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। कल सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल और सरकारी डिस्पेंसरी इन 3 स्थलों पर बने केंद्रों पर एक पूर्वाभ्यास किया गया। इसी के साथ ही आज की गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।